हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आज की क्लास हमारी सीसेट बेस्ड क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम आरसी के टॉपिक्स करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे सीसेट में आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम तीन चार अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो 5-6 सालों में 27 से लेकर अप्रॉक्स 27 क्वेश्चन आए हैं ऑन एन एवरेज। एंड अगर उसको रेंज में लेके चले तो 25 to 30 क्वेश्चन हमारे सी सेट में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं सी सेट की कहानी बताऊं, इफ यू टॉक अबाउट द सी सेट पार्ट, तो देखिए सी सेट हमें सबको पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए सी सेट में टू क्लियर द सी सेट पेपर। हमारा GS1 होता है एंड GS2 होता है, राइट। GS1 द नॉलेज बेस्ड रहता है, वी ऑलरेडी नो दैट। एंड सी सेट में क्या होता है हमारा सी सेट, कि बेसिकली इसमें हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि एक मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं क्वांटिक एप्टीट्यूड टेक्स्ट, एंड द थर्ड वन इज आरसी, जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो इंग्लिश बेस्ड हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको रीड करके हमें जो क्वेश्चन का डिमांड होता है उसको टैकल करते हुए आंसर तक आना होता है। तो सीसेट का क्या है, 33 मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। ऑन अगर अप्रोक्स की बात करें 67 to 68 आपको मार्क्स लाने होते हैं सीसेट में, राइट। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं। 2 आवर का पेपर होता है, राइट। अगर हम इसमें अगर टॉपर्स के स्पीचेस को सुने, टॉपर्स के अगर स्ट्रैटेजीज को सुने टू टैकल दिस सी सेट, तो बेसिकली टॉपर सजेस्ट करती है 40 to 45 आपको नेट करेक्ट करने होते हैं इसमें टू टू हाई मार्जिन से आपको सी सेट क्लियर करने के लिए, राइट। और सेम इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो बेसिकली टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है टू टैकल द सी सेट। अगर जो मैथ्स में बेसिकली जो वीक होते हैं, अगर मैं स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 2 की बात करूं, जो बेसिकली मैथ्स में बहुत वीक होते हैं वो ज्यादातर क्या अपने सी सेट को रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के भी जो लो हैंगिंग टॉपिक्स होते हैं उसकी मदद से, जैसे रैंकिंग वाला हो जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट, राइट, सिलोनिज्म, जो बेसिकली भी इजी टॉपिक्स हो जाते हैं, मिरर इमेज वाले होते हैं, राइट। और एक होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चंक ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। अगर वही हम 2020 मतलब हम अगर 2024 एंड 2025 के CSEs की बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 27 क्वेश्चन हमें एवरेज ऑन एवरेज देखने को मिलेंगे। 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे भी आपका, अगर बात करूं स्ट्रैटेजी 1 टाइप में, तो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के ही उनको एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके अपना सी सेट जस्ट ऑन द टॉप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही क्लियर किया है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 100% एक्यूरेसी का डर है, फियर है, तो यू कैन डू विद रीजनिंग पार्ट। स्ट्रैटेजी 2 हो जाएगी। स्ट्रैटेजी 3 में आप कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसलिए हम बात भी करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कब चूज करना चाहिए, कब लीव करना चाहिए। बेसिकली उसके क्या हमारे एक क्राइटेरिया होगा टू चूज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। क्योंकि ऑल 27 अगर आप ऑन एन एवरेज की बात करें तो ऑल 27 को आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, टाइम क्रंच भी होगा, और आपको लगेगा कि रीजनिंग के सेक्शन थोड़े इजी आ गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, राइट। तो ऑन एन एवरेज तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यस, तो इस सीसेट को अगर अगर जो मैथ्स में थोड़ा फियर है, फॉर्मो को लेके चल रहा है, तो वो अपने रीजनिंग को देखें एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखें। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो ये पूरा भार है वो आप इस क्लासेस पे छोड़ सकते हैं। जो नेक्स्ट जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस होगी, अप्रोक्स 5 क्लासेस तो होंगी जिसमें हम सारी टाइप्स की रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। इफ इट बेटर टू द इन्फ्रेंस वाला पार्ट, कंक्लूजन वाला पार्ट, अजम्पशन वाला पार्ट, कॉलरी वाला पार्ट जो हमारे रिसेंटली एग्जाम में पूछ रहे हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे लेक्चर वाइज लेक्चर, और यू कैन से क्लास वाइज क्लास, राइट। अभी हम बेसिकली हमारे ब्रिज होगा, this class is a bridge between the reading comprehension actual class and the information class, right, it is a bridge। तो ये हमने देख लिया रीजनिंग का पार्ट, ठीक है। आरसी, अगर आपको आरसी में पूरा 100% कॉन्फिडेंस आ चुका है, आ जाएगा एंडिंग टू दिस क्लास, तो यू कैन चूज द आरसी। अगर आपको 25 to 30 आरसी आए तो आप सारे भी कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग को आप लेके चल सकते हैं, मैथ्स को आप अवॉइड कर सकते हैं इफ यू get the edge of these exams, right, these two topics से। तो रीजनिंग की क्लास बात करें, जो हमारी यूपीएससी
सीएससी में जितने भी सीसैट की पीवाईक्यूज आए हैं, तो रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। पीवाईक्यू बेस चल रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हाउ टू, मतलब अगर आरसी को अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बेस्ट सोर्स हो जाएगा आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू सेल्फ। यूपीएससी सीएससी के सीसैट के पीवाईक्यूज को आप उठा सकते हैं। 2013 ऑनवर्ड स्टार्ट कर दीजिए लगाना टिल 2025। 2026 में एग्जाम है, तो आप इसी से कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे बोला जाता है कि आपको फुल लेंथ लेना चाहिए सीसैट का पीवाईक्यू के हिसाब से, अगर आप फुल लेंथ लगाने हैं, फुल लेंथ मीन अगर पीवाईक्यू में फुल लेंथ करेंगे सीसैट का, तो आप कम से कम 5 पीवाईक्यूज तो करने हैं, 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज। इफ यू ओनली टेकिंग द आरसी पार्ट, तो आपको कम से कम 2013 ऑनवर्ड्स तो आरसी सॉल्व करना है। 2018 ऑनवर्ड्स आरसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफिकल वे में चला गया था, तो आपको 2018 से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहां से आपको बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो अगर इसका सोर्स देखें, प्रैक्टिस सोर्स आरसी का, तो टोटली डिपेंड ऑन पीवाईक्यूज, क्योंकि जैसे लेवल का यूपीएससी पूछ रहा है आरसी, वो वैसा मैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप 2013 ऑनवर्ड अगर आपको वो भी कम लग रहा है, तो आप और पीछे चले जाइए, आप 2011 ऑनवर्ड्स कर लीजिए। अगर और लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आपको मोर प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। तो पीवाईक्यू इज द ओनली सोर्स रिलेटेड टू कवर द आरसी पार्ट, राइट। एंड रीजनिंग के पार्ट की बात हो गई, तो रीजनिंग में फॉर्मूलाज होते हैं। इफ आप कोई भी फॉर्मूला बुक से उठा सकते हैं मार्केट से, एंड यू कैन सॉल्व दिस पार्ट। तो आरसी का हमारा पार्ट यहाँ तक हुआ। आरसी में अगर हम बात करें, तो दिस स्लाइड आरसी पूरा हमारा, अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखेंगे। इज इट, लेट्स गेट टू द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द आरसी। तो आरसी में हमारे देखिए इम्प्लिसाइट असम्पशंस और एक होता है इम्प्लिसाइट कंक्लूजन। अब देखिए स्टेटमेंट होता है, इसमें स्टेटमेंट सबको पता है, जो आपको जो पैसेज मिलता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बेसिकली वो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट इज अ फैक्ट, बेसिकली जो फैक्ट बताया गया है वहां पर, कि जो बोला गया है। जैसे स्टेटमेंट आप ले लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ कि डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये मेरा एक स्टेटमेंट है, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का नेक्स्ट, अगर क्रोनोलॉजी को देखें, तो स्टेटमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ होता है, तो कंक्लूजन क्या हो गया कि डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ वेड़ काटते हैं उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ये हमारा हो गया, ठीक है। और अगर इसी से बात करें, स्टेटमेंट से पहले अजम्पशंस आ जाते हैं, राइट। अजम्पशंस आ जाते हैं स्टेटमेंट से पहले। अजम्पशन मतलब रीजंस और बैकग्राउंड, ऐसे कौन से बैकग्राउंड्स और रीजंस थे जिससे ये स्टेटमेंट अराइज हुआ, मतलब आपने ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन को गैदर किया, आइडियाज को लिया, ताकि आपका एक माइंडसेट बना जिससे आप वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो प्राइवेट, एक और हम इसमें आरसी करेंगे, उसमें पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, राइट, बहुत ही रिस्की होते हैं। तो ये हो गया हमारे एक स्टेटमेंट हो गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, ये हमारे एक आ गया। अब ये मेरा स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट में अगर कंक्लूजन लेना है, तो मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उनको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट देख के चलना चाहिए, तो ये कंक्लूजन ही हो गया, क्योंकि वो बहुत रिस्की होते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो कंक्लूजन तो ये हो गया कि आपको थोड़ा रिस्क देख के चलना पड़ता है, रिस्क का जो फैक्टर होता है मैनेजमेंट देख के चलने पे। अब इसका एग्जप्शन क्या हो गया, मतलब इसके इस स्टेटमेंट को बोलने का मेरा रीजन क्या था, बैक ऑफ द माइंड मेरा रीजन क्या था, मैं क्या सोच के, क्या थॉट ऑफ द माइंड को लेके, क्या इंफॉर्मेशन को लेके मैंने ऐसे बोला कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लीड टू, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की एंड मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये जो मेरा अजम्पशन पार्ट हुआ कि मैंने कौन कौन से इंफॉर्मेशन लिए, तो अजम्पशन इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट which lead to the statement and statement lead to the conclusion, right। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें इम्प्लिसाइट होता है, क्योंकि बेसिकली उसमें कुछ जो assumptions होते हैं, assumptions के भी टू टाइप्स होते हैं, अगर हम इसको assumptions को भी माने, तो एक तो होता है stated assumptions, ठीक है,
एक होता है अनस्टेटेड अजम्पशन, ठीक है। स्टेटेड अजम्पशंस को हम प्रीमाइस कहते हैं एंड अनस्टेटेड अजम्पशंस को हम इम्प्लाइड या इम्प्लिसाइड अजम्पशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा डायग्राम तो बता दिया है। अब इम्प्लाइड, इम्प्लाइड जैसे आप देखते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स में जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइड है, ठीक है। बोला जाता है कि आर्टिकल 12 के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, वो इम्प्लाइड है, नॉट एक्सप्लिसिटली है, मतलब डायरेक्टली बोला नहीं गया है, इनडायरेक्टली है। स्टेटेड मतलब होता है इनडायरेक्टली, ऐसा मान के चलना है कि ये ऐसा कुछ हुआ था तभी दिस लीड टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्योंकि assumptions के बाद ही स्टेटमेंट बनती है, राइट। तो इस पहले assumptions आते हैं, assumption लीड टू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट फर्दर लीड टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन में भी हमारे टू टाइप्स होते हैं, implied conclusions and expressed conclusion होता है implicit conclusions। बेसिकली ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं जो डायरेक्टली नॉट इन्फर्ड होते हैं, ठीक है। इतनी कहानी हमने देख ली। तो ये हो गया assumptions, अनस्टेटेड को implied assumptions कहते हैं, स्टेटेड को प्रीमाइस कहते हैं। अब स्टेटेड में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टेटमेंट है कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, मेरा एक सिंपल assumption था। कंक्लूजन क्या होगा, आज छुट्टी है, मौज करो, ठीक है। कंक्लूजन ये होगा, इंडिविजुअली माइंड में ये आए। अब assumptions क्या होगा, अब मैंने कुछ नहीं बोला इससे रिलेटेड, अब मैं इसमें एक और सेंटेंस लगा दूं, आज मेरा मन नहीं है पढ़ाने को तो आज क्लास नहीं होगी। तो assumptions क्या हो गए, जो मैंने स्टेटेड, मैंने पर्टिकुलरली डायरेक्टली बोल दिया आपको कि मेरा मन नहीं है पढ़ाने को तो नहीं होगी। अब इसमें इम्प्लाइड क्या था, क्योंकि मुझे हेडेक है इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा एंड इसलिए क्लास नहीं होगी, और आपने कंक्लूजन इन्फर कर लिया। तो ये जो मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरा मन क्यों नहीं है, उसके पीछे भी एक है वाई रीजन। तो कंक्लूजन का जब हम वाई रीजन ढूंढ लेते हैं वही हमारा बेसिकली assumption बन जाता है। कंक्लूजन जो हमारा निकलता है उसमें हम बस वाई लगा दें। फॉर एग्जाम्पल आज छुट्टी, क्लास नहीं होगी, वाई देयर इज नॉट क्लास टुडे, क्योंकि मैम का मन नहीं है, क्योंकि स्टेटेड में आ गया एंड उसके आगे अनस्टेटेड जो इनडायरेक्टली था उनको हेडिक है मैम को, ठीक है। तो ऐसा आपको हो जाएगा। तो बस आपको कंक्लूजन में वाई फैक्टर लगा देना है, उस हिसाब से assumptions क्रिएट हो जाएगा, वाई फैक्टर, राइट, वाई। तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया। तो ये हमारा इम्प्लिसाइड assumptions हो गए, जो जो अनस्टेटेड होते हैं, जो इनडायरेक्टली होते हैं, जो कि बेसिकली हिडन होते हैं, ठीक है, हिडन होते हैं। अब ये स्टेटेड हो गए assumption, जो कि प्रीमाइस के नाम से जान जाते हैं, हमने बात कर ली। इम्प्लिसाइड कंक्लूजन्स होते हैं, इम्प्लिसाइड कंक्लूजन्स का तो मतलब आपको पता है ना, की टेकअवेज, की मैसेज क्या है ऑफ द पैसेज, जो स्टेटमेंट बोला गया इसका की मैसेज क्या था, की टेकअवेज क्या था, राइट, इसका कोर सेंट्रल थीम क्या था, राइट। थीम की बात भी हो जाती है, सेंट्रल थीम बेसिकली इज अ कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो कंक्लूजन आप समझ गए। इसी से हमारा बेस्ड होगा ये टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली हम इसमें इतने 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले, क्योंकि ये अगर 100% ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, ये 70 to 80 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दिस टाइप पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे मेन आइडिया, जो कि सेंट्रल आइडिया पूछता है, सेंट्रल थीम ऑफ द, तो इसमें आइडेंटिफाई द ऑथर्स पर्पस, मतलब कंक्लूजन भी तो वही होता है ना कि पर्पस, पर्पस क्या था, स्टेटमेंट बोला, कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन इज अ काइंड ऑफ पर्पस, ये पर्पस था तभी मैंने स्टेटमेंट बोला, और वही कंक्लूजन को मैंने वाई में स्टेट कर दिया तो वो मेरा assumptions बन गया, राइट। एंड ये सपोर्टिंग आइडिया आइडिया क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स प्रीमाइस, प्रीमाइस मैंने अभी जस्ट बताया assumptions, स्टेटेड assumptions को हमें अंडरस्टैंड करना है, ये हमारा प्रीमाइस बन गया, राइट। इन्फ्रेंस बेस, आप देखिए यहाँ पर बहुत पूछते हैं ना, लॉजिकल इन्फ्रेंस, बेस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस को आपको बताना है। तो इन्फ्रेंस अगर मैं आपको बताऊं, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इज काइंड ऑफ अ कंक्लूजन, इसको सेकंड में आप और में लगा सकते हैं, इन्फ्रेंस इज कंक्लूजन। अब यहाँ पर assumptions भी पूछेंगे, बेस्ट assumptions, बेस्ट सजेस्टेड assumptions, ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे। तो यहाँ पर जो आपको assumptions लेके चलना है वो आपको एज अ कंक्लूजन की तरह लेके चलना है, टू मेक द थिंग्स मोर इजी। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन में जब हम वाई का जो मैटर मिक्स कर देंगे उससे आप assumptions में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर पूछेंगे ना बेस्ट लॉजिकल assumptions क्या है, फिर आपको 4 ऑप्शन देंगे, देन आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट लॉजिकल assumptions। तो उसी पे बेस्ड होगा, आपको जब assumptions तक पहुंचना है तो आपको कंक्लूजन लेके चलना पड़ेगा, कंक्लूजन को एज assumptions लेके चलना पड़ेगा। वी विल लुक इनटू द मोर अबाउट दिस पार्ट
while we solving the papers, right? तो ये रेफरेंस को आप सेकंड भाषा में बोल सकते हैं कंक्लूजन. यू कैन हैव अ अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ रेफरेंस इज कंक्लूजन, ठीक है. एंड इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे, एंड इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस, एंड स्टाइल एंड टोन. टोन पे भी नेगेटिव टोन, एंड मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप ऑफ टोन में आते हैं. मैंने नंबर ऑफ कीवर्ड्स और ये टोन के जो वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन किया है, ठीक है. तो यू हैव टू जस्ट स्टिक टू होल्ड दिस टोन बेस्ड क्वेश्चंस वाला थीम इन योर माइंड, राइट. एंड इसमें भी तो आपको पता है थीम में अगर बात करें पैसेज का थीम क्या होता है, तो सोशल बेस्ड पैसेज होते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड पैसेजेस होते हैं, बिजनेस बेस्ड होते हैं, साइंस एंड टेक बेस्ड होते हैं. बेसिकली जीएस में जितने आपके सब्जेक्ट है उस टाइप बेस्ड पे होते हैं. और ये आपको ये एक रह गया है कि जो हमारे अजम्पशंस, जो हमारे पैसेजेस होते हैं, आपको पैसेज को ही लेके चलना है. मीन्स आपको अपना जीएस का नॉलेज अपने आंसर जो कॉम्प्रिहेंशन का जो आंसर निकालते हैं उसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है. आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. जो पैसेज में जितना बोला गया है आपको उतना ही मानना है, बाकी आप भूल जाइए कि आप जीएस पढ़ के आए हैं. जीएस की नॉलेज बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी पैसेज में. आप जैसे जीएस की नॉलेज अप्लाई करेंगे पैसेज में आपका पूरा आंसर खराब हो जाएगा, राइट. तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस पार्ट. तो यहाँ पर देखिए रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये पेपर करना है कि नहीं. हेलो हेलो 1 2 3 4, राइट. तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. तो जो आपको जो पैसेज आपको रीड करना है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रीड होगी, ठीक है. तो इसमें जो आप पैसेज का सिलेक्शन करेंगे, बेसिकली इसमें पूछ रहे हैं ना कि पैसेज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में आपके 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सिलेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन. तो सिलेक्शन के पार्ट में हम देखते हैं कि सिलेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है. सिलेक्शन ऑफ द पैसेज की बात करते हैं. तो आपको जैसे मैंने बात की जो पैसेज अराउंड ऑन एन एवरेज 25 to 30 के बीच में आते हैं, तो ये आपको सारे तो नहीं करने होंगे क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पैसेजेस होंगे जो बहुत लेंदी होंगे. अगर आप पैसेजेस की बात करें, लेंदी टाइप के पैसेजेस भी होते हैं. आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखना है कि अगर ये पैसेज लेंदी है तो क्या आपका प्रोडक्ट इसको आपको आउटपुट लेके चलना है. आप जितना इनपुट लगा रहे हैं, आप रीडिंग का जितना टाइम लगा रहे हैं, आपको आउटपुट गेन हो रहा है कि नंबर ऑफ द क्वेश्चन में कि नहीं. मतलब फॉर एग्जाम्पल इस पैसेज है और इस पैसेज में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. और वही दूसरा पैसेज है जो कि सेम लेंथ में, लेकिन इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3. तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज भी चलना पड़ेगा, ठीक है. तो एक लेंथ वाइज हो गई, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज हो गई. लैंग्वेज कैसी है उसकी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे. उस लैंग्वेज को ज्यादा टफ लैंग्वेज को तो यूज नहीं किया गया है. दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड बाय सॉल्विंग द पैसेज. तो ये हो गया. फिर यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ द पैसेज की बात करें. अटेम्प्ट द पैसेज इफ एंड ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग विद द मैटर, ठीक है. आप फेमिलियर विद है कि नहीं. आप अगर फेमिलियर नहीं भी है तो क्या आपको उसके पैसेज की जो लैंग्वेज वो आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं. कॉम्प्रीहेंड का मतलब ये होता है अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं. क्या इसका क्रक्स क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएट क्या बोलना चाह रहा है, पोएट किस टोन में बोलना चाह रहा है, पोएट का क्या स्टैंड है, क्या वो बायस स्टैंड है. और ये पोएट में अगर हम पोएट की स्टैंड की भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऑथर. ऑथर देखिए आपको देखना पड़ेगा ऑथर क्या अपने खुद के आइडिया पे बोल रहे हैं या वो बस एक कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा है. कि फॉर एग्जाम्पल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट. तो यहाँ पर ऑथर ने अपना कुछ नहीं बोला, उसने प्राइम मिनिस्टर की बात रखी, तो ये न्यूट्रल स्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पर ऑथर का कुछ आइडिया समझ में नहीं आया, उसने दूसरों का फैक्ट यूज किया. यहाँ पर अगर ऑथर के आइडिया बेस पे करे तो बायस हो सकता है. बायस में भी आपको लेके चलना है, वो पॉजिटिव बायस भी हो सकता है, नेगेटिव बायस भी हो सकता है, राइट. तो हम पैसेज में देखेंगे कि ऑथर कैसे पॉजिटिव बायस क्रिएट कर रहा है एंड ऑथर कैसे नेगेटिव बायस क्रिएट कर रहा है. तो ये हो गया, ठीक है. तो
कंफर्टेबल है पढ़ने में कि नहीं, मैटर आपको समझ में आ रहा है कि, और ये आपको कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे पैसेज पढ़ लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, देन आपको जाके पता चलेगा ओ ये तो क्वेश्चन में मेरे को पता ही नहीं चल रहा पूछ क्या रहा है। ऐसा आपको नहीं करना, आपको स्किम थ्रू करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेपर है, यहाँ पर लिख रहे हैं पैसेज 1, यहाँ पर पैसेज लिखे हुए हैं। स्किम स्किम थ्रू का मतलब है आपको स्टार्टिंग के से 2-3 लाइनें वो ऐसे देख लेना है, पढ़ना भी नहीं है, आपको देख लेना है। ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं मुझे ये वर्ड्स, तो आपको स्किम थ्रू वही होता है। तो कुछ सेकेंड्स में 1 to आप यू कैन से 10 सेकेंड्स के अंदर स्किम थ्रू कर लीजिए। फिर बाकी के जो आपके 10 सेकेंड्स खत्म हो गए, उसके 50 सेकेंड में आप पढ़ना स्टार्ट करें। तो आपको 2 मिनट्स में, तो विदिन 2 मिनट्स में पैसेज पढ़ के खत्म करके उसके क्वेश्चंस को पढ़ के एंड देन आंसर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इफ अंडरस्टैंडिंग अ पैसेज सीम्स डिफिकल्ट एट फर्स्ट ग्लांस इटसेल्फ, लीव इट फॉर लेटर। अगर आपको फर्स्ट ग्लांस में लग रहा है कि ग्लांस का मतलब स्किम थ्रू किया, जैसे आपको लगा नहीं मुझे मैं फैमिलियर नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये हार्ड लग रहा है, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं इसको जरूर करूंगी, ठीक है। तो आपने उसको दूसरे समय मतलब थोड़े समय के बाद करना ज्यादा सहमत समझा। तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स ऐसे हो गया, ठीक है। एंड इसी में आपका फर्दर कंपोनेंट्स आ जाता है। बिल्ड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। व्हाट टू आइडेंटिफाई, पहला तो सिलेक्शन का प्रोसेस जानते, कैसे आपको सिलेक्शन करना है, लेंथ वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज एंड कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, राइट। एंड उसको अगर आप कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज कैसे है उसको फेमिलाइज करने के लिए आपको स्किम थ्रू द पैसेज करना है। इफ इट फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन लीव इट फॉर लेटर, ठीक है। और इफ यू थिंक दैट इसको मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती तो लीव इट फॉर, हम उसको छोड़ दीजिए, नेगेटिव ना करिए, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में 3 कंपोनेंट्स थे, सिलेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। सिलेक्शन का बात हो चुका है, नाउ मूव टू comprehension, build understanding. Alternative word is comprehension, understanding basically. आपको उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये जो पैसेज चल क्या रहा है, यहाँ पर इसका थीम क्या चल रहा है, इसमें पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, कोई कंसर्न बताया जा रहा है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो व्हाट इज ऑथर टॉकिंग अबाउट, बेसिकली ऑथर क्या बात कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या बात कर रहा है ऑथर, तो उसने बताया है कि क्लाइमेट चेंज एक कंसर्न है जो कि डिफॉरेस्टेशन के कारण भी हो सकता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये ऑथर क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है। व्हाट डज द ऑथर फील अबाउट द सब्जेक्ट, फील अबाउट द सब्जेक्ट का मतलब है बेसिकली ऑथर क्या फील कर रहा है, क्या वो कंसर्न है, क्या वो नेगेटिवली बात कर रहा है, या वो क्रिटिकल टोन में बात कर रहा है, क्या वो सटारिकल बात कर रहा है, ठीक है। यू हैव टू लुक फॉर द फीलिंग ऑफ द ऑथर इटसेल्फ। What does the author want to say about the subject? अब यहाँ पर वही कि ऑथर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने के लिए बात कर रहा है, या ऑथर वांट टू टेक अ चेंज, राइट। क्या वो ऑथर एक जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है उससे दूसरी तरफ जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, राइट। ऑथर का क्या यहाँ पर पर्सनल व्यू, पर्सनल पर्सपेक्टिव, पर्सनल एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा विद इन द पैसेज, और हम जब पैसेज सॉल्व करेंगे हम ये सारे पॉइंट्स को लेके चलेंगे साथ साथ। ये हमारा हो गया ए, बिल्डिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसी का 2 का ए पार्ट है, व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। दिस इज द पार्ट फर्दर एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट, डिस्क्राइब द जनरल ब्रॉड टॉपिक ऑफ द पैसेज, थीम, ठीक है। जनरल है, ब्रॉड है, तो आपको अबाउट में वही देखना थीम क्या है, ठीक है। compress this into a precise specific definition, just central theme, central idea। एक तो थीम है क्लाइमेट चेंज पे चल रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत कारणों से हो सकता है, उसका सबसे उसमें आपको देख के चलना है कि वो किस पॉइंट पे बात कर रहा है, बेसिकली उसका मेन कंसर्न क्या है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज, देयर इज मेनी मोर फैक्टर्स व्हिच लीड टू द क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट ये हो गया, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज वेरी वोलेटाइल बट देयर इज एफडीआई व्हिच इज मोर वोलेटाइल देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कंसर्न क्या है, पहले तो पता चल गया कि थीम क्या है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, एसेट एलोकेशंस की बात हो रही है, राइट। लेकिन इसमें सेंट्रल थीम क्या है, इन्वेस्टमेंट, विच इज कौन सा वाला, प्राइवेट या एफडीआई। तो आपको सेंट्रल थीम लेके चलना है, पहले आपको थीम आइडेंटिफाई करना है क्लाइमेट चेंज। सेंट्रल थीम क्या है, डिफॉरेस्टेशन, कैसे डिफॉरेस्टेशन को टैकल करें कि क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट को रोक सके।
तो यहाँ पर आपका ये दो, एक थीम हो गया एंड देन सेंट्रल थीम। पहले आपको जनरल और ब्रॉड टॉपिक को लेके चलना है माइंड में। जनरल एंड ब्रॉड टॉपिक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक होगा, जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ही बिग टॉपिक है, जनरल है, उसको आपको प्रिसाइज एंड नैरो डाउन करना है टू द डिफॉरेस्टेशन वन स्टेटमेंट से। सो वो सेंट्रल थीम हो गया एंड द अदर वन इज द यू कैन से थीम, सेंट्रल आइडिया एंड सेंट्रल थीम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। बी पार्ट हो गया, व्हाट द ऑथर इज फील अबाउट, फीलिंग की बात कर रहे थे हम। दिस इज इंडिकेटेड बाय कीवर्ड्स दैट इज सपोर्ट इन अ पर्टिकुलर टोन ओवर द अदर्स। तो जो कीवर्ड्स हैं, ये जो टोन्स किस टोन में यूज कर रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ऑथर क्या फील कर रहा है, जो वो टोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। डज द ऑथर ऑफर हिज ओन ओपिनियन, अगर क्या मैंने आपको बात की ना, ऑथर क्या वो अपना खुद का ओपिनियन दे रहा है, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। और इफ ही गिव्स हिज ओपिनियन डज ही फील पॉजिटिवली और नेगेटिवली अबाउट द सब्जेक्ट, क्या वो नेगेटिवली कंसर्न है या पॉजिटिवली बता रहा है, ठीक है। नैरो डाउन द पॉसिबल टोन्स, इसको फर्दर नैरो डाउन करना है, ठीक है। तो ये हम पैकेट में देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम है, व्हाट द ऑथर फील अबाउट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डज ही गिव्स हिज ओन ओपिनियन, अगर वो अपना खुद का ओपिनियन दे रहा है, तो अगर वो यस है तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ओपिनियन है, इसमें भी फर्दर पॉजिटिव है, ठीक है। क्या उसने अपने खुद का ओपिनियन दिया, उसने दिया यस, हमने हाँ बोला, तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें भी आपको देखना है। पॉजिटिव है, कैसे अप्रूविंग है, क्या क्या वो उसको जो जनरल स्टेटमेंट से उसको अप्रूव कर रहा है या उसको डिसअप्रूव कर रहा है। नेगेटिव में आपको सार्कास्टिक एंड क्रिटिकल टोन को देखना है। नंबर जो तो कीवर्ड्स फॉर द टोन्स आई ऑलरेडी मेंशन, देयर इज अ लिस्ट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आपको उसको बेसिकली बेसिक सेंटर अंडरस्टैंडिंग जाननी है उस टोन की, राइट। And if author is not giving his own opinion, then neutral हो जाएगा, analytical and factual information हो जाएगी, right? Basically, अगर आपको लग रहा है पैसेज में ऑथर अपना खुद का ओपिनियन देके कुछ बात रख रहा है, तो वो आपको दो, या अगर हाँ तो दो में ले रहा है, क्या वो ऑथर वो पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा है या नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है ऑफ सम जनरल टॉपिक, राइट, जनरल मैटर। उसमें भी आपको देखना है कि उसका टोन क्या है, अप्रूविंग टोन है या लॉन्ड्री टोन है, सार्कास्टिक में बोल रहे हैं, क्रिटिकल में बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टोन है, जो टोन है, जितने भी यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में जितने टाइप्स ऑफ टोन पूछे गए हैं, उसका सब मैंने ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट कर लिया है। यू कैन जस्ट गूगल दैट टोन्स के वर्ड्स एंड उससे आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा कि सटायरिकल टोन किसे कहते हैं, एनालिटिकल टोन किसे कहते हैं, क्रिटिकल टोन किसे कहते हैं, राइट। तो उससे इजी हो जाएगा। अब देखिए, ये देखो मेरा नंबर ऑफ टोन जिसकी मैं आपको बात करी थी, टोन। टोन में भी देखिए एनालिटिकल टोन, एनालिटिकल टोन में मैंने क्या कहा था, यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस होता है क्योंकि वो एनालिसिस से देता है। क्रिटिकल टोन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव स्टांस होता है। बायस्ड, बायस में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टांस हो सकते हैं, हो सकता है वो पॉजिटिवली बायस्ड अबाउट द वुमेन एंड जेंडर को लेके, बट नेगेटिवली बायस्ड हो सकता है अबाउट द जेंडरिंग प्रोसेस, राइट। एंड डिस्कर्स पेंडेटिक, मतलब आपको जितने भी मैंने 18 दिए हैं, आपको ये गूगल करने हैं और उसके एग्जैक्ट मीनिंग को आपको रखना है, हिंदी में अनुवाद करके रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसका मतलब क्या है। सार्कास्टिक होता है, सटारिकल, अब देखिए सटारिकल का यहाँ पर मतलब होता है जैसे कॉमेडी में, कॉमेडी में कोई कॉमेडी करते करते कोई सीरियस बात बोल दी गई हो, राइट। जैसे टायर बोलते हैं ना कि आपने कॉमेडी में इतना सीरियस मैटर रेज कर दिया, तो उसको सटारिकल टोन कहते हैं, ठीक है। और फैक्चुअल तो पता है, फैक्ट से बेस्ड होता है। आर्गुमेंटेटिव मतलब डिफरेंट ओपिनियंस को लेके चलते हैं। एंड स्टिल देयर इज सिंथेसिस, थीसिस, सिंथेसिस, राइट, ऐसे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट होते हैं। एंड देयर इज अ डायटेक्टिव, जो बेसिकली डायलॉग बेस्ड ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ओपिनियन बेस्ड। तो व्हाट डज द ऑथर वांट टू से अबाउट द सब्जेक्ट, बेसिकली वो उसका वो उस सब्जेक्ट के बारे में बोलना क्या चाह रहा है, तो ये पर्पस ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन, चैलेंजेस, वार्न, क्रिटिसाइज, एडवाइस, मतलब बेसिकली जैसे जब मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज, तो उसमें ऑथर का पर्पस क्या था, ये ऑथर का पर्पस क्या था बोलने का कि डिफॉरेस्टेशन लीड टू द क्लाइमेट चेंज। क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा था, क्या वो चैलेंजेस बता रहा था, क्या वो वार्न कर रहा था, क्या वो क्रिटिसाइज कर रहा था, और क्या वो एडवाइस कर रहा था।
अब वो एडवाइस तो कर नहीं रहा था, वो हमें वार्न ही कर रहा था, बेसिकली चैलेंजेस बता रहा था क्लाइमेट चेंज के, डिफोरेस्टेशन से हो रहा है, वार्न कर रहा था हमें, राइट, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, राइट। तो आपको लेके चल रहा है उसका पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन का, एक्सप्लेनेशन का, चैलेंजेस का, वार्न का या क्रिटिसाइज एंड एडवाइस का, राइट। व्हाट इज द की मैसेज, ठीक है, दिस शुड बी सिमिलर टू द सेंट्रल आइडिया। अब की मैसेज वही हो गया जो सेंट्रल आइडिया, जो हमने थीम पकड़ी थी पूरे पैसेज की, जो थीम थी उसका सेंट्रल आइडिया था, वो हमारा की मैसेज होता है, राइट। यहाँ पर हमारा ये पूरी फिलोसफी थी बेस्ड ऑफ आरसी, वो यहाँ पर हमारी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर खत्म होती है। द लास्ट कंपोनेंट इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग का इज रिटेंशन। अब रिटेंशन कैसे करना है, आपने फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन कर लिया पैसेज का, कॉम्प्रीहेंड भी कर लिया, अब उसको रिटेन कैसे करें, बहुत लंबा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा टॉपिक, बहुत लंबा पैसेज है, यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, नेक्स्ट पैरा पे पहुंचे तो आप भूल ही गए कि फर्स्ट पैरा में लिखा क्या था। तो ये जो फर्स्ट पैरा में लिखा क्या था, इसी को होल्ड करने के लिए और याद रखने के लिए रिटेंशन इज नेसेसरी, राइट। तो इसमें जैसे कि अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी पैरा करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन बेसिकली हम फॉर्मली क्वेश्चन पर मूव करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। आपको ऐसा नहीं, किसी किसी की ऐसी हैबिट्स होती है कि वो पढ़ते जाते तो अंडरलाइन ही होता जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे कि डिफोरेस्टेशन लीड टू द क्लाइमेट चेंज और देयर इज मेनी मेनी इश्यूज लाइक दिस, ऐसे वो पढ़ते हैं तो वो अंडरलाइन ही करते चले जाते हैं। यू डोंट हैव टू अंडरलाइन लाइक दिस, देयर इज अ पैरा, ठीक है। अब आपको कुछ ही थीम, क्योंकि आपको की मैसेज भी पकड़ना है, पर्पस भी पकड़ना है, ऑथर का टोन भी पकड़ना है, ऑथर के यू कैन से वो क्या फील कर रहा है, उसका अबाउट उसका पर्पस क्या है, तो आपको सबको पकड़ के चलना है। तो वो आपको उसी चीजों को पकड़ के चलना है जो बेसिकली लीड टू योर क्वेश्चन का आंसर, जो आपको क्वेश्चन का आंसर को लीड करेगा, आपको वही पकड़ के चलना है, ठीक है। तो अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंटली ओनली वर्ड्स, ठीक है। हाईलाइट या सर्कल और टिक और क्रॉस कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलरली ट्रिकी टेक्स्ट, लाइक समराइज कर सकते हैं, राइट। तो फोकस ऑन द की टर्म्स, जो की टर्म्स को बेसिकली फोकस करना है, ये हम थ्रू द क्वेश्चंस कर लेंगे इसका पार्ट। तो यहाँ बेसिकली हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो ये पूरी हमने इतनी रामायण कथा देखी, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग कि आरसी होता क्या है, आरसी बेसिकली यूज क्यों करते हैं, सी साइड में आरसी क्यों यूज किया जा रहा है। बेसिकली आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो इसमें क्या होता है सिविल सर्वेंट बनने के लिए, यस वी नो दैट इंडिया में हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, बट देयर इज मेनी मोर लैंग्वेजेस। बट अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे देखें तो इंग्लिश इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली। तो वहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई आपके बिल्स आएंगे या कोई नोटिस आएंगी, कोई एग्रीमेंट्स होंगे बिटवीन द एंड कोई सर्कुलर आएगा, तो आपको यू हैव दैट कैपेबिलिटी और जो स्टैमिना कि आपको उस सर्कुलेशन को कॉम्प्रीहेंड कर सको, राइट। आप उस नोटिस से क्रक्स समझ सके कि बेसिकली नोटिस किस लिए और व्हाट दिस, राइट। तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सिविल सर्वेंट की कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, राइट, कैलिबर को डेवलप करता है, इसलिए ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहता है। और रीडिंग का मतलब पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग से पढ़ रहे हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज इट्स एज कॉल्ड एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज कॉल्ड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स देख ली, सिलेक्शन, राइट, कॉम्प्रीहेंशन, रिटेंशन। सिलेक्शन में डीप अंडरस्टैंडिंग कर दी, कॉम्प्रीहेंशन में टोन ऑफ द पैसेज पढ़ लिया, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, ऑथर का पर्पस क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग इज ओनली रिलेटेड टू द टोन ऑफ द ऑथर, कि वो किस टोन में बोल रहा है। मैंने आपको टोन की ऑलरेडी दे दी है, यस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टोन। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टोन का, राइट। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टोन बता दिया, क्रिटिकल ऑन दैट वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, राइट, एनालिटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है, परसुएसिव है कि परसुएट कर रहा है, फैक्चुअल है, अथॉरिटेटिव है, डॉगमेटिव है, ठीक है, सटायरिकल है, सार्कास्टिक है, आयरनिकल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आयरनिकल ही होगा, जो हमारा एक पैसेज करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा है, तो आप इसको ग्लैंस थ्रू कर लीजिए, पहले आप ग्लैंस करिए, स्किम थ्रू करिए कि आप ये पैसेज कर पाएंगे कि नहीं, सिलेक्शन करिए। राइट, तो पैसेज 1 में बोल रहा है, लेट्स, आप देखिए यहाँ पर हमारा रिटेंशन प्रोसेस का मैं फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करती हूँ कि रिटेंशन करना कैसे है।
इन इंडिया, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक बात हो रही है। ओवर द लास्ट डिकेड, मतलब रिसेंटली बात हो रही है, कोई पुरानी बात नहीं है, ठीक है। लेबर हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर, तो लेबर है हैज बीन डिपार्टिंग एग्रीकल्चर, बट इट ओनली गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, विच आर नॉट मार्केटली बेटर जॉब्स। यहाँ पर ऑथर क्या बता रहा है, अब बताइए, इसमें अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर लेट्स द सर्विस the service where labor tend to be the most productive are not generating the additional job the country needs। मतलब जहां पर प्रोडक्टिव हो सकता है लेबर, वहां पर वो कंट्री वो जॉब ही क्रिएट नहीं कर पा रही है। इंडिया विल लीड, इंडिया कितनी 24 million of so jobs over the next decade। The new sectors like e-commerce can at best close only half the jobs gaps। Only those sectors that drive domestic demands such as health and education can comfortably fill the other half। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, इसमें बोला है ई कॉमर्स अदर हाफ को फिल करेगा, वहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन अदर हाफ को फिल करेगी। तो ये ऐसी बात हो रही है जॉब सेक्टर को लेके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई लास्ट डिकेड में लेबर है ना एग्रीकल्चर से मूव कर रहा है दूसरे जॉब्स में, बट दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्यादा जा रहे हैं, जो ज्यादा करीब बेटर जॉब्स नहीं माने जाते। अब यहाँ पर ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है कि वो ज्यादा जॉब सुटेबल नहीं माने जाते कंस्ट्रक्शन और अनरजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स होते हैं। सर्विस वेयर लेबर्स टेंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब द कंट्री नीड्स। ठीक है, तो इंडिया विल डिसमिस, यहाँ पर हमने पूरी कहानी सुनी, ठीक है। अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज। अब इसमें पूछे इस पैसेज से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इम्प्लाइड मतलब इम्प्लिसाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। बेस्ट पूछा है तो मतलब यहाँ पर और भी ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फंडा लेके चलना है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा रॉन्ग कौन सा है। जो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सही हो सकते हैं और सारे रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इसमें देखना है सबसे ज्यादा रॉन्ग क्या है एज कम्पेयर टू द अदर वन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कैसे strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of labor। See, यहाँ पर अब देखिए ये जो रूरल है अर्बन, आप पहले बताइए ये सही होगा कि गलत होगा, क्या ये सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज का? क्या सेंट्रल थीम ये है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है लेबर का, या सेंट्रल थीम जॉब जॉब क्रिएशन को लेके है इन दिस डेकेड? ये जॉब क्रिएशन को लेके है या तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन को लेके है? और यहाँ पर तो हमने देखे माना कि एग्रीकल्चर रिलेटेड द रूरल सेक्टर, बट यहाँ पर रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन की बात हो ही नहीं रही है। पैसेज में रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया है रूरल टू अर्बन, हमें पता है, यस, हम अपने जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं कि जो ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो रूरल बेस्ड होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टू द अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है कंपेयर टू द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर जॉब इकोनॉमिक जॉब्स के बेसिस की सेक्टर ऑफ द जॉब्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की बात हो रही है, डिपार्टिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर से अदर कंस्ट्रक्शन, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर माइग्रेशन टू लेबर वो भी रूरल टू अर्बन, यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं हो रही है, तो ये इम्प्लाइड नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड। यस, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो आर नॉट बेटर जॉब्स होते हैं। अब ये बेटर जॉब्स को क्या बोला है यहाँ पर कि द वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड द अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो बेटर जॉब्स नहीं होते। अब बेटर जॉब्स आप किस पैरामीटर्स को बता सकते हैं? यू कैन से अबाउट द इनकम, environment based, behavioral based, the benefits, incentives based, right? तो इसको आप बेटर जॉब्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्किंग कंडीशन, यहाँ पर वर्किंग कंडीशन को एज अ पैरामीटर लेके चल रहे हैं फॉर द बेटर जॉब्स, बट यहाँ पर बस बेटर जॉब्स की बात की गई है। ऐसा पैरामीटर बताया ही नहीं ऑथर ने, किस पैरामीटर को लेके वो नहीं मान रहा कि कंस्ट्रक्शन एंड
ये जो हमारे अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग वो बेटर जॉब्स नहीं है। ये हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्शन में होता है उसमें एनवायरमेंट हजार्डस देखने को मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन में बहुत डेथ होती है, बेटर एनवायरमेंट नहीं होता, बेटर इनकम नहीं होता, वैसे बेटर फैसिलिटीज नहीं होती, तो हमें पता है। और वही हम बात करें अनरजिस्टर्ड सेक्टर में जो कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जैसे गिग इकोनॉमी की बात चल रही है रिसेंटली, तो हमें पता है कि ये सब होता है, बट ये हमारी नॉलेज जीएस बेस्ड है। इस पैसेज को बेस के लग रहा है कि ये इम्प्रूव है कि नहीं है, इम्प्रूव करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, लेट्स इसको होल्ड करते हैं। सर्विस सेक्टर has been reducing the problem of unemployment. Service sector has been reducing the problem of unemployment. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इतने नंबर ऑफ हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, हमें इतने मिलियन ऑफ जॉब्स और क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये तो इसका उल्टा बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बात हो रही है इसका कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। अब यहाँ पर जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात हो रही है ना कि एडिशनल जॉब्स का मतलब ये है productive are not generating additional jobs that country needs. India will need this 24 millions of so jobs, इतना चाहिए इंडिया को। तो ये जॉब क्रिएशन की ही बात हो रही है। अब यहाँ आप सोचेंगे सोशल सेक्टर कहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो सेक्टर्स की बात हो रही थी, मैंने यहाँ पर बताया था, हाफ में ई कॉमर्स की बात हो रही है एंड सेकेंड हाफ में हेल्थ एंड एजुकेशन की बात हो रही है। तो जिसको पता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन इज अ सोशल सेक्टर सर्विस, तो उससे ये सही हो जाएगा एज कम्पेयर टू द दिस। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि इम्प्रूव की बात कर रहा है। अभी किस पैरामीटर में सोशल वर्किंग कंडीशन की बात हो रही है, यहाँ पर तो ऐसा कोई वर्किंग कंडीशन बताया ही नहीं रहा, बट ये बोल रहे हैं कि बस मार्केटली बेटर जॉब्स नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर, राइट। इसमें मार्केटली बेटर क्यों नहीं है ये तो बताया ही नहीं, राइट। तो ये हमें ऐसे लेके नहीं चलना है। यहाँ पर यस बोला गया है कि हमें जॉब क्रिएट करना है, 24 मिलियन ऑफ जॉब्स क्रिएट करने हैं नेक्स्ट डिकेड में, अंदर अंदर 10 सालों में हमें 24 मिलियन जॉब क्रिएट करनी है। अब इसमें बात कर रही है इनकी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इंपेरेटिव फॉर द लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन। सोशल सेक्टर में बात हो रही है हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन को लेके, इम्प्लाइड थी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन इन सोशल सेक्टर, ई कॉमर्स, ठीक है, अदर हाफ हो जाएगा। तो इसमें मोस्ट इम्प्लाइड जो पूछ रहे हैं, जो पूछा बेस्ट इम्प्लाइड हमारा होगा डी। ठीक है, हमने कैसे इसको कॉम्प्रीहेंड किया, ठीक है। और इसमें ऑथर अगर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, उसका जो ऑथर का जो ये है हमारा चैलेंजेस या वार्निंग बता रहे हैं, चैलेंजेस बता रहे हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ इनका एक वे फॉरवर्ड भी है। पहले तो इन्होंने चैलेंज बताया कि क्या हो रहा है एंड उसके बाद उन्होंने वे फॉरवर्ड किया। तो ये टोन है एंड ऑथर का टोन प्लेन है, इसमें कोई सटारिकल नहीं है, कुछ नहीं है, वे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल थीम पता चल गया कि जॉब ये इकोनॉमी सेक्टर्स को जॉब को लेके है एंड इसमें जॉब क्रिएशन की बात करिए फॉर द वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें, सेंट्रल थीम क्या रहेगा, मैं बात कर लिया, राइट। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। लेट्स स्कीम थ्री दिस पैरा एंड टेल कि आप क्या इस पैरा को सिलेक्ट करेंगे फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन के लिए। Let's read the scheme through it. In India, again, take retention का part highlighting. In India, current focus on the right to privacy is based on some new realities of the digital age की बात कर रहे हैं, right to privacy की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक passing through है, ठीक है। A right is a substantive right, ठीक है, substantive right की कुछ बात हो रही है, only if it works in all situation। आप substantive right का basically definition बता रहे कि सेंसिटिव राइट सब्सटेंटिव राइट क्या होता है कि ऑल सिचुएशन में काम करे एंड फॉर एवरीवन काम करे, ठीक है। A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantee that private forces can't be used to thwart this right, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे हैं एंड देन एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड गारंटी बात करें ताकि प्राइवेट फोर्सेस को राइट को फेंक ना सके, थ्वेट या उसको वॉलेट नहीं कर सके, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है कि जैसे हमें पता है जैसे कि हम
ये क्या बात हो रही है, फ्री एक्सप्रेशन की बात हो रही है, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। तो हमें पता है ये स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है कि अगर स्टेट इस हमारे फ्री एक्सप्रेशन को वायलेट करता है तो हम अपने जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर द रिट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमारा ये तो स्टेट रिलेटेड हो गया ना कि स्टेट को हम कर सकते हैं, लेकिन देयर इज ऑल्सो अदर फैक्टर कि प्राइवेट फोर्सेस अगर इसको हमारे राइट को वॉलेट करना चाहे तो देयर नीड टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड गारंटर। मतलब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज देयर इज अ गारंटर एंड गारंटी। गारंटर कौन है हमारा, कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और गारंटी किससे मिल रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुरिडिक्शन बेसिकली, और जो हमारे जुडिशरी होती है उसके उससे हो रही है। तो यही बात कर रहे हैं कि a right to free expression for an individual about her exploitation for instance is meaningless होगा अगर उसको सिक्योरिटी एंड गारंटी ही नहीं मिलेगी प्राइवेट फोर्स ये थ्रेट ऑफ दिस राइट, कि प्राइवेट फोर्सेस उस राइट को हटा ना सके, उसकी उसके अगेंस्ट उनको सिक्योरिटी एंड गारंटी चाहिए होगी, तभी वो राइट मीनिंगफुल होगा। वो राइट मीनिंगफुल तब नहीं होगा जब वहां पर सिक्योरिटी एंड गारंटी अवेलेबल नहीं होगा अगेंस्ट द प्राइवेट institutions, private entity, right? The role of the state, हम देखिए state की बात हो रही है, therefore is not just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties are not able to block it. So the role of the state therefore is not just to abstain from preventive rightful free expression, but to द स्टेट का रोल ये तो है, साथ ही साथ इसके क्या है कि प्राइवेट एंटिटीज इस फ्री एक्सप्रेशन को ब्लॉक ना कर सके, ये स्टेट का रोल है। ठीक है, यू ऑलरेडी टॉक अबाउट द राइट एंड ड्यूटीज वाला पार्ट। तो राइट्स हो जाते हैं, राइट आर द सिटीजन्स क्लेम टुवर्ड्स द स्टेट, राइट। एंड यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, प्राइवेट एंटिटीज, स्टेट का रूल क्या है कि प्राइवेट एंटिटीज भी उसके राइट को ब्लॉक ना कर सके, तो देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर जिससे स्टेट कंट्रोल करती है। अब देयर इज अ ड्यूटी वाला पार्ट भी ऑल्सो की देयर इज अ ड्यूटी, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी याद आ रही होगी जो हम PSI ऑप्शन वालों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहाँ पर जो बेसिकली जो वहाँ पे सारे सिटीजन्स होते हैं वो अपने राइट्स को, मतलब अपने राइट्स को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को लाते हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे एंड हम आपको पावर देंगे टू गवर्न ऑन आवरसेल्व्स, राइट। स्टेट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात हो गई, सेम स्टेट का रूल भी बता दिया, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। विद रीजन अबव पैसेज ऑफ फॉलोइंग assumption हैज बीन मेड, assumptions की बात हो रही है। मैंने अभी बताया स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट हमें मिल गया है, इसका कंक्लूजन होगा। ठीक है, यही बताया कि स्टेट का रोल क्या है कि प्राइवेट एंटिटीज को ब्लॉक करे कि ताकि वो हमारे फ्री एक्सप्रेशन को वॉलेट ना कर सके। बेसिकली सेंट्रल थीम क्या है, सब्सटेंटिव राइट की बात हो रही है कि सब्सटेंटिव राइट तभी वर्क करेगी जब ये ऑल सिचुएशन एवरीवेयर वर्क करे फॉर द एवरीवन, एंड ये एवरीवन और फॉर द एवरीवेयर कहाँ है कि स्टेट एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज इसको ब्लॉक ना कर सके। तो सब्सटेंटिव राइट यहाँ पर सेंट्रल आइडिया हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ठीक है, और इसमें हमने क्या बात की, कंक्लूजन एंड असम्पशन। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं इफ क्या असम्पशन है, तो असम्पशन को आपको एज अ कंक्लूजन लेके चलना है फॉर द इजी लैंग्वेज, इसी को आप इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असम्पशन एज सच वो वाला असम्पशन नहीं होगा कि स्टेटमेंट से पहले आएगा। ठीक है, मैं आपको इस जनरल स्टेटमेंट बता रही थी, तो वो देखते हैं। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी। तो ठीक है, यहाँ पे बात करें, ये डिजिटल एरा की बात हुई इसलिए वहां पर डिजिटल सोसाइटी की बात हुई है। ठीक है, बट बेसिकली सेंट्रल आइडिया था सब्सटेंटिव राइट को लेके, यहाँ पर डिजिटल एरा की बात, डिजिटल एज की बात, सेंट्रल आइडिया नहीं था। स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन द डिजिटल सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर स्टेट की रोल की बात की गई थी। लेट्स होल्ड दिस स्टेटमेंट की करेक्ट, लेकिन लेट्स होल्ड इट, हमें पहले ढूंढना है कि गलत क्या है, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। States should ensure that private parties do not violate the citizen right to privacy. यहाँ right to free expression, हम यहाँ पर state का rule क्या है? The role of the state therefore is not to just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties not block it.
ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई है। क्या स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, एंड राइट टू फ्री एक्सप्रेशन की बात हो रही है। राइट टू प्राइवेसी, अब आप जीएस की नॉलेज यूज करेंगे तो राइट टू प्राइवेसी कम अंडर द 21 एंड राइट टू फ्री एक्सप्रेशन कम अंडर द 19, आर्टिकल 19 में आता है, और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है, होल्ड करते हैं, स्टिल नॉट गेटिंग ऑन द होल्ड, क्या है बात है। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। अब सी, डिजिटल इकोनॉमी की तो बात हो ही नहीं रही है, कहाँ से आ गई, डिजिटल एज की बात हो रही है। डिजिटल एज में डिजिटल इकोनॉमी कहाँ से आ गई, इकोनॉमी वर्ड्स कहाँ से आए, उसमें से ऐसा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा कि इकोनॉमी को रिप्लेस कर दे। सम अदर यू कैन क्या आपको इस पैसेज में ऐसा अल्टरनेटिव दिख रहा है कि इकोनॉमी को कर रहा है, अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल इकोनॉमी कहीं और से ही आ रखा है। ये बेसिकली पैसेज में कोई डिजिटल इकोनॉमी की बात हो ही नहीं रही है, और जो हमारा ये इंडिया से लेकर डिजिटल है ये पासिंग रेफरेंस की तरह यूज किया गया है। इट इज नॉट द सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम ऑफ पर्पस ऑफ द ऑथर। पर्पस क्या है, सब्सटेंटिव राइट को लेकर और इसका एवरी सिचुएशन में कैसे वो यूज कर रहा है, ये ऑथर का पर्पस है, राइट। तो 3 तो नहीं होगा, 3 किसमें किसमें है, इसमें 1 2 है एंड 2 है। अब इससे पता चल गया 2 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि 2 नहीं होगा, 3 तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो 2 सही है कि स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टी डू नॉट वायलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन द डिजिटल सोसाइटी की बात हो रही है। अब स्टेट आप बताइए, स्टेट कैसे एंश्योर कर सकता है कि प्राइवेट पार्टीज सिटीजन्स के राइट को ब्लॉक न कर सके। देयर इज सम मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टीज, राइट। तो देयर इज अ मैकेनिज्म, राइट। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस सिस्टम है, जुरिडिक्शन है, ठीक है, जुडिशरी है, यहाँ पर लेजिस्लेचर है जो कि बेसिकली उनके लॉ इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लग रहा है कि हाँ, स्टेट का यहाँ पर रोल ही बता रहे हैं कि उनको इंस्टीट्यूट करना चाहिए तो जिससे इकोनॉमी में कि उनके रोल हो सके। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, क्योंकि ये जो ये है हमारा ऑप्शन 1 is indirectly related to option 2। कैसे, state should ensure that private party do not violate the citizens privacy। state should have some institutions, ठीक है, स्टेट के कुछ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएट रोल इन द डिजिटल इंश्योर दैट इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। यहाँ पर बात ही हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। डिजिटल एज में अलग ही रियलिटीज देखने को मिलती है राइट टू प्राइवेसी की, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगेटेड एक अलग इसमें कहानी आ जाती है, राइट टू प्राइवेसी। मतलब ये डिजिटल एज की बात हो रही है ना, कि डिजिटल मीडिया में आपको कोई ऐसे ऑफस्क्रीन फोटोज अपलोड करे जो आप नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे आए, तो राइट टू फॉरगेट यूज करके आप उसको रीच कर सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया। तो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट हो गया ऑन द डिजिटल साइड, राइट। इसलिए डिजिटल सोसाइटी की बात कर रखी है उन्होंने, रियलिटीज, न्यू रियलिटीज जो इमर्ज हो रही है विद डिजिटल। तो हमें डीटीएफ कंसर्ट 1। नेक्स्ट पैसेज, लेट्स read this passage too। This is a very short passage, right? One of the biggest ironies, देखिए मैंने पूछा ना वहाँ पर टोन ऑफ द वर्ड है आयरनी, एक टोन ऑफ द वर्ड आ गया यहाँ पर। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी अराउंड द वाटर इज दैट इट कम फ्रॉम द रिवर्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है, yet it is seen as a divorce from them। आयरनी की बात क्यों, आयरनी का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब ये है लेकिन इसके अगेंस्ट सोचे जा रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट सिचुएशंस की बात की है। तो जैसे कि one of the biggest irony around the world is that it is come from the rivers and wetlands से आते हैं, तब भी हम उसको वाटर को ऐसा रिसोर्स मान के चलते हैं, उसका पूरे इकोसिस्टम को हम देखते ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसके पूरे इकोसिस्टम को हम ध्यान नहीं देते वाटर के, वाटर को हम ऐसा रिसोर्स मान के, ओनली रिसोर्स, वाटर एज अ रिसोर्स पे हमारा ध्यान होता है, वाटर एज अ इकोसिस्टम पे हमारा ध्यान नहीं होता। इसलिए ये बात कर रहे हैं कि वाटर जो कि रिवर्स एंड वेटलैंड से आती है उसी को हम डाइवोर्स मानते हैं एक दूसरे से, डाइवोर्स मतलब सेपरेट मानते हैं। While water is used as a resource, public policy doesn't always grasp that, doesn't always मतलब हमेशा नहीं बट मे समटाइम्स, हमेशा नहीं बट समटाइम्स मे
grasp that it is a part of the natural ecosystem. ठीक है, efforts at engineering, अब देखिए इंजीनियरिंग का जो वर्ड है एज अ नाउन आपको यूज नहीं करना, दिस यूजिंग एज अ वर्ब, तो आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि आपको इंग्लिश का कितना कमांड है, राइट। तो efforts at engineering water system are thus efforts at augmenting water supplies rather than strengthening the capacity of the ecosystem. तो बेसिकली हमारी जो पॉलिसी किस पे बेस्ड होती है कि वाटर सप्लाई कैसे पहुंच रही है, वाटर सप्लाई को और मजबूत बनाने की हमारी पॉलिसी होती है। हम ये नहीं सोचते कि वाटर सप्लाई का इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए रादर देन स्टैंडिंग द कैपेसिटी ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो बेसिकली वाटर को हम एज अ रिसोर्स मान के चल रहे हैं, नॉट एज अ इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम मान के ना चलते हुए एज अ रिसोर्स मान रहे हैं, और रिसोर्स कहाँ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ओनली वाटर सप्लाई तक। इसके जो बियॉन्ड जो वाटर इकोसिस्टम के साथ जो ये नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, हैजार्डस हो रहा है, जो यूट्रिफिकेशन ऑफ द वाटर हो रहा है, पॉल्यूशन ऑफ द वाटर हो रहा है, इसको एज अ पॉलिसी आउटलुक मानते ही नहीं है। एज अ बस ये मान रहे हैं कि वो घर तक पानी आ जाना चाहिए, और यही हमारी वाटर सिस्टम को लेकर जो पॉलिसीज है वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो लॉजिकल जो इसका बेसिकली जो यू कैन से ओरिजिन पॉइंट है वहां तक ना जाते हुए ये सप्लाई के मामले तक ही सीमित रह जाता है। तो यह वाटर की बात हो रही है, ठीक है। डिमांड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस, अगेन कंक्लूजन, इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज, ठीक है। देखते हैं, रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। अगेन देखिए एग्जामिनर ने इतना स्मार्टली रामसर कन्वेंशन को यूज किया है क्योंकि हमें पता है कि वेटलैंड कम अंडर द रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये जो वेटलैंड है रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर कहाँ लिखा है, इसने बस बोला है कि रिवर्स एंड वेटलैंड से आता है, तो रिवर्स पे और तो प्रोटोकॉल से एग्रीमेंट है जो हो सकता है कि रिवर्स के अंदर भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाटर इकोसिस्टम। व्हाई देयर इज ऑलवेज रामसर कन्वेंशन मेंशन है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्ट करना चाहिए वाटर इकोसिस्टम। अब ये रामसर कन्वेंशन है आपके जीके जीएस नॉलेज से लगेगा कि हाँ यार तो करेक्ट बोल रहा है कि रिवर्स एंड वाटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे रामसर कन्वेंशन के तहत, तभी हमारा वाटर पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पॉलिसी आउटलुक के लिए। But Ramsar Convention is come from your GS knowledge. It did not come from this passage. ये पैसेज से नहीं आ रहा है, ये आपके जीएस नॉलेज से आ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसे रामसर कन्वेंशन की बात नहीं हो रही है, और ये बस ये बोल रहा है कि रिवर इकोसिस्टम से वाटर आता है, बट पूरा इकोसिस्टम अलग भी तो है, ओशनिक रिवर आता है या हिमालयन से भी आता है, राइट। अलग भी बात है, ग्लेशियर से भी आता है वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाईज भी होते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल थीम ये है कि हमें पूरे इकोसिस्टम को लेके चलना चाहिए वाटर के, नॉट एज अ वाटर सप्लाई को लेके, ठीक है। तो ये तो पूरा अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर अलग ही कहानी पूरी पेश की जा रही है जो कि अभी जीएस बेस्ड है। इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर आर्गुमेंटेटेड। सी effort at engineering water system are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacity of ecological system। यहाँ पर बोल रहा है कि जो इंजीनियरिंग हो रही है वाटर सिस्टम की वो क्या हो रही है, वाटर सप्लाई तक ही सीमित है, rather than उनको क्या होना चाहिए, उनको इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोल रही है कि जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है इसको और मॉडर्नाइज करना चाहिए। ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं बोल रहा है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है और क्या इंफ्लुएंस दे रहा है। ऑथर तो मना कर रहा है ना, उनको ऑथर कह रहा है कि हमें वाटर सप्लाई को हटा के इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम को स्ट्रेंथ करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए इकोलॉजिकल सिस्टम की रादर देन। लेकिन क्या एफर्ट्स चल रहे हैं कि वाटर सप्लाई को आर्गुमेंटेटिंग करना है रादर देन स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटी ऑफ द वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम, और ये गलत बोल रहा है, ये वैसे भी गया, ठीक है। वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। अगेन बहुत ठीक है, हो सकता है होल्ड डाउन करते हैं। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवरयूज। अब सी वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस पैसे से आपको कहाँ लग रहा है कि वाटर सप्लाई पहले फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही थी, अब उसको नहीं देना चाहिए। कहीं भी पैसेज में बोला है कि वाटर सप्लाई इज should not be free of cost and so as to prevent its misuse or overuse। यहाँ पर तो ये बात हो रही है वाटर सप्लाई पे ही ध्यान है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे ध्यान ही नहीं हो रहा। तो अलग ही इसमें मसाला अलग ऐड कर दिया गया है, कहीं और से मसाला आ रहा है जो कि अब अगेन हमारे चीज बेस्ड मसाला दिख रहा है, यहाँ पैसे से नहीं आया है।
तो वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज अ मोर देन जस्ट एन ओपन सोर्स ऑफ वाटर। वही तो बात हो रही है कि एज अ वाटर को एज अ रिसोर्स नहीं देखना, वाटर को एज अ इकोसिस्टम देखना है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट देखना है, इकोसिस्टम प्रिवेंटेशन देखना है, राइट। तो ये हमारा सबसे बेस्ट जो यहाँ पर पूछा है ना, मोस्ट लॉजिकल, ये तो नहीं होगा, रामसर कन्वेंशन यहाँ पर अलग ही डाल दिया था, ये तो इसका कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये तो बोल ही नहीं रहा होता, ये बोल रहा है इसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, कैपेसिटी करनी चाहिए इकोसिस्टम की। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि वाटर सप्लाई करना चाहिए, हंजलिंग वाटर सिस्टम आर्गुमेंटेटेड, ये तो अलग ही बोल रहे हैं। अब ये दो बचा था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की है, यहाँ पर ऑथर ने बोला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट था कि नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर बस बोल रहे हैं सेंट्रल थीम ये है कि वाटर सप्लाई को एज अ रिसोर्स मान रहे हैं, ना कि एज ए इकोलॉजिकल सिस्टम रिस्टोरेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम मैनेजमेंट प्रिवेंटेशन की तरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे बात हो रही है वेटलैंड जो कि यूज किया गया है, नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज अ मोर देन जस्ट अ ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ऑफ कोर्स हम वाटर को एज अ सोर्स की तरह देख रहे हैं, रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, एज अ ओपन सोर्स ऑफ रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, नॉट एज इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह नहीं देख रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा सी। देखिए हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट कैसे ढूंढा, एंड अगेन हमारा हो जाएगा एक दिस लास्ट स्टेटमेंट, रेट दिस। लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेस्ट इम्प्लाइड की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट इम्प्लाइड दिस आर द स्टेटमेंट, ठीक है। एसेट एलोकेशंस, अब एसेट्स क्या होते हैं, जो बेसिकली एसेट एलोकेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। एसेट एलोकेशन से बेसिकली आपका एक कि आप कहाँ कहाँ एक्स अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बात करूँ कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, एसेट एलोकेशन ये होता है कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी आप कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ का इन्वेस्ट करें, यहाँ पर उसका एक डाटा आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे या करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो एक्स एसेट एलोकेशन का मतलब ये हो जाएगा एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास है, मैं उसको कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दीज आर नोन एज एसेट एलोकेशन, ठीक है। Asset allocation is most important investment decision we will ever make, and sadly most of us do not give that decision the importance it deserve, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। वी आर एडमेंट अबाउट सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी विद द आवर फ्यूचर, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। अब इसमें पूछा है एसेट एलोकेशन एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, बट लोग नहीं करते बिकॉज ऑफ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ एसेट एलोकेशन। हम अपना फ्यूचर हम हमेशा चाहते हैं कि हम वो काम करें कि हमें फ्यूचर में पता हो कि हम क्या बनेंगे। बेसिकली हम जो पढ़ाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो उनको प्रिडिक्टेबिलिटी है ना कि फ्यूचर में वो जाके डॉक्टर ही बनेंगे, तभी वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब वही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है मार्केट में, हो सकता है फ्लक्चुएशन के कारण इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे हो गया, रिस्की हो सकता है, तो आपसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अपना फ्यूचर कि आपको क्या फ्यूचर में जाके ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें गेन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात हो रही है, वी टेंड टू थिंक दैट इन्वेस्टिंग इज रिस्की, हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्की होता है, एज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड वैल्यू इरोडिंग, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है, डेंजरस होता है, वैल्यू रीडिंग होता है, क्योंकि वैल्यू से खत्म कर देता है। वी ऑल्सो डिसलाइक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, जिसे मार्केट रिटर्न्स होते हैं उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पर रियल स्टेट में क्या होता है, आप करते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये मिनट्स में काम होता है, फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, कभी मार्केट अप हो जाती है, कभी मार्केट डाउन हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आप, किसी रियल स्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी आपको गेन होता है, कभी लॉस होता है। तो बेसिकली इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता कि कब आपको गेन होगा, कब आपको लॉस होगा, राइट। यू हैव टू बी रिस्की अबाउट द सिचुएशन। तो यही बात कर रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं रहता इन्वेस्टमेंट में। वी थिंक आवर मनी इज बेस्ट लेफ्ट आइडल अनप्रोडक्टिव बट सेफ, हम सोचते हैं कि हमारा मनी, इसलिए हम बैंक में जाके सेव कर लेते हैं, हमें लगता है बैंक है ना सेफ जगह है, तो हमें लगता है
कम से कम वो सेफ रहे, बट वो ऐसा ना हो कि वो चोरी वोरी हो जाए, अनप्रोडक्टिव हो। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा दुगना हो ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मनी है वो सेफ रहे, वो कहीं ना जाए। ठीक है, देयर इज नो एसेट। हम वही बात करें, या पूरी पहले उन्होंने सिचुएशन बता दी कि कहानी क्या चल रही थी। अब यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज आया है, क्या वो बताते हैं कि उनका स्टैंड क्या है, उनका ओपिनियन क्या है। देयर इज नो एसेट दैट इज रिस्की फ्री। वो कह रहे हैं ऐसा कोई भी एसेट नहीं जो कि रिस्की फ्री है। आप अगर बैंक में जमा कराए, एफडीआई में कराए, सॉरी एफडी में कराए, राइट, या किसी इन्वेस्टमेंट में करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आप कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स में करें, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करें, तो ऐसी कोई भी मनी है जो कि रिस्की फ्री है। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। ठीक है, वी कुड लॉस आर जॉब्स, जिसकी बात करें, हम अपनी जॉब्स कभी भी खो सकते हैं, अपना होम खो सकते हैं, हमारी वैल्यूज लॉस हो सकती है, और बैंक कैन बी गो बैंकरप्ट। जैसे हम सोचते हैं बैंक में पैसा जमा कराना सबसे सेफ है, पर हो सकता है बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, आर बॉन्ड्स कैन बी डिफॉल्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पर बॉन्ड्स बात हुई, आप इकोनॉमी में बॉन्ड्स पढ़ते हैं, राइट, बॉन्ड्स पढ़ते हैं, कमर्शियल पेपर्स पढ़ते हैं, एंड यू ऑल्सो रीड अबाउट द इक्विटी शेयर मार्केट, राइट। तो बॉन्ड्स और शेयर मार्केट में क्या अंतर होता है? डेप्थ होता है। बेसिकली आप लोन देते हैं किसी को, इज नोन एज बॉन्ड, और इक्विटी और शेयरिंग होता है वो शेयर मार्केट में होता है। कैन बी डिफॉल्ट, द गवर्नमेंट कैन कोलैप्स, कंपनीज कैन चूज फाउंडली में सीज टू एग्जिट। बेसिकली सिनेरियोस बता रहे कि कहाँ कहाँ ये रिस्की बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर we can't live life assuming that all these extreme events are waiting to happen and all at the same time। मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे कि हमने बैंक में पैसे थे, हमारा बैंक भी हो गया, साथ ही साथ हमारी जॉब चली गई, साथ ही साथ हमारा घर खो गया, साथ ही साथ मेरे पैसे चोरी हो गए। तो जो इतने नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो होने ही हैं और वो एक ही समय पे होंगे। ऑफकोर्स होंगे, बट वो डिफरेंट डिफरेंट समय पे होंगे, नहीं भी हो सकते हैं। तो जो आपको ये रिस्क फैक्टर लेके चलना चाहिए लाइफ में। ठीक है, all these extreme forms of risk we know will not manifest at the same time। जितने भी इन्होंने रिस्क यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताए हैं, इन्होंने कहा है ये सारे रिस्क मैनिफेस्ट नहीं होते एट द सेम टाइम। एक ही समय पे नहीं होता कि आपका घर चला जाए, जॉब चली जाए, आपका बैंक हो जाए, आपके बॉन्ड्स खो जाए, आपकी इक्विटी शेयर्स डायल्यूट हो जाए, आपका वैल्यू यूनिट हो जाए। ये सब होता एक समय पे नहीं है। ये हो सकता है, बट अलग अलग समय पे मैनिफेस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देयर इज अ रिस्क, बट ये एक ही समय पे नहीं होता। तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। ये पूरी बात हो रही है। ठीक है, बेस्ट इम्प्लाइड बात हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, होल्ड करते हैं, हमें नहीं पता उन्होंने डिफरेंट इन्वेस्ट करने के उपाय के लिए। रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वॉन्ट टू जनरेट वेल्थ। ठीक है, होल्ड करते हैं, उन्होंने बात की तो है रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स की। While making investment, find a trustworthy asset management. देखिए, find a trustworthy asset management organization which would manage your wealth for you। अब यहाँ पर ऐसा बात नहीं हो रही कि आपको कोई एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन देखना चाहिए या खुद से अपना एसेट मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं या आपके एसेट मैनेजमेंट ही करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है तो मैनेज योर एसेट्स। बट ऐसा यहाँ पर कोई बात की ही नहीं है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट के लिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये कम नॉट कमिंग फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। डी, यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ठीक है, ये भी लग रहा है। अब देखिए, ये और ये आपको एक जैसा नहीं लग रहा कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इफ यू वांट टू जनरेट मनी। अगर आप मनी जनरेट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, नेसेसरी है। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस। आप देखिए, यही बात हो रही है, रिस्क रिस्क। वो कह रहे हैं कि अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए। वही कर रहे हैं कि मनी जो इन्वेस्ट करते हैं वो रिस्की बिजनेस है। तो जब आप इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप मनी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, तभी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मनी इज इन्वेस्टिंग मनी इज अ रिस्की बिजनेस। ये दोनों आपको कनेक्ट नहीं हो रहा कि यू शुड नो दैट investing your money is a risky behavior, therefore risk taking behavior should be a necessary component of your personalities if you want to generate wealth। These are the connected words because ये connected है। Let's read again। You should know that investing your money is a risky business because risk-taking behavior should be a necessary component of your personality if you want to generate wealth।
अगर आप वेल्थ को जनरेट करना चाहते हैं तभी आपके पास रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग मनी इज अ रिस्क बिजनेस। तो ये जो डी मेरा कंपोनेंट है वो बिकॉज से लगते हुए डी बी के साथ अटैच हो रहा है। तो ये मेरी कहानी यहाँ पर ये है, अगर ये सही है तो ये क्यों नहीं सही हो सकता, अगर ये सही है तो ये क्यों नहीं सही हो सकता, ये दोनों तो कनेक्टेड स्टेटमेंट है ना बिकॉज से, तो इसलिए ये तो नहीं है। अगर ये होगा तो ये होगा। अब ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है नहीं ना, ऑप्शन नहीं दिया यूपीएससी ने कि बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, तो ये नहीं है। तो ऑफकोर्स ये दोनों तो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। आंसर होगा डी, आंसर होगा ए। हमारा आंसर होगा ए। हमें नहीं पता था ए इज करेक्ट और नॉट, बट मुझे पता था कि सी इज नॉट करेक्ट। मुझे ये भी पता था कि डी एंड बी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ द बिकॉज वर्ड, क्योंकि यू शुड नो दैट इन्वेस्टमेंट your money is a risky business because risk taking behavior is necessary, or you can connect it like risk taking behavior should be necessary if you want to generate wealth, because your money also investing money is a risky business। तो ऐसे हो गया कि risk taking behavior should be necessary if you want to generate wealth because investing money is a risky business। ये कनेक्ट हो गया ना। जो मुझे पता है कि बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं डी को लगाऊंगी तो बी क्यों गलत हो सकता है, बी को लगाऊंगी तो डी क्यों गलत होगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ ना, फिर डी सही है तो बी भी सही है, बी सही है तो डी भी सही है, ठीक है, ये दोनों ही सही है। तो इसलिए दोनों सही ना होते हुए ए है। ये डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज्ड। यही तो बात हो रही है यहाँ पर कि देखिए कि ये जो लाइफ में जितने भी ये जो इवेंट्स होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स, वो सेम समय पे नहीं होते, नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। तो अगर अपने ये जो मनी को, ये जो आप एलोकेशन, एसेट एलोकेशन को अलग अलग तरह इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में डालें, आप म्यूचुअल फंड में डालें, आपने लोन लिया, बॉन्ड में लिया, तो ये हो सकता है कि आपका बॉन्ड का एज खत्म हो गया, आपका बॉन्ड खराब हो गया, वो बॉन्ड ने आपका वैल्यू इरोड कर दिया। बट हो सकता है आपका बैंक में इन्वेस्टमेंट, जो आपको बैंक में जो था उससे आपको वो अपना जस्ट बैंक में आप जो पैसे जमा करते हो उससे आपको मिल रहा हो अपना अलग काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गया, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जैसे आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी को अलग अलग जगह में एलोकेट करते हैं, तो हो सकता है एक जगह रिस्की हो, बट हो सकता है अलग अलग जगह से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिले, आपको बेसिकली प्रॉफिट हो। ये बोलना चाह रहे हैं स्टेटमेंट। तभी वो कह रहे हैं कि आप क्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स को एलोकेट करना चाहिए ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके, खत्म ना हो सके, मिनिमाइज हो सके। क्योंकि ये सारे जो ऑड इवेंट्स होते हैं, जो ये जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, वो हमेशा सेम टाइम पे नहीं होते, मैनिफेस्ट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, नॉट एट द सेम टाइम। तो जब आप एक टाइम पे एक रिस्क हो रहा है तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, दूसरे समय पे दूसरा रिस्क हो रहा है, अलग अलग द थ्रू टाइम एंड स्पेस पे हो रहा है। तो देयर शुड, तो यही पे बात हो रही है जिसकी अलग अलग टाइम ऑफ द एसेट मैनेजमेंट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं माना क्योंकि बी एंड डी इज बोथ करेक्ट इफ यू वांट टू चूज वन, बट देयर इज नॉट ऑप्शन, इसलिए मैंने ए को माना। ठीक है, तो A is the correct statement of this. And there is many more questions. We have to complete this, and there is many more questions, right? तो यहाँ पर थोड़ी, तो ये हमने 4 पैसेज को सॉल्व किया, हम इसमें आइडिया देखा, क्रक्स देखा, साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग भी देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रिंसिपल्स देख लिए, पैरामीटर्स देखे, क्राइटेरिया देखे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, एंड हाउ वी कैन सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम्पल्स भी देख लिए, पैसेज भी सॉल्व कर रहे हैं, हमने 4 पैसेज ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। एंड तो वही बात करनी कि जो हमारे नंबर ऑफ क्लासेज है ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत ही आपकी जबरदस्त क्लासेस होने वाली है, आपको बहुत ही ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इसी क्लासेस से अपना सी सेट का पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छे मार्जिन से आप क्रैक कर सकते हैं, और आप यू कैन से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अगर 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन एवरेज आपको देखने को मिल रहा है तो आप 25 अप्रोक्स एक्यूरेसी के साथ, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आप करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी सब सी सेट पे आप रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डिपेंड हो सकते हैं इफ योर मैथ्स इज नॉट दैट मच गुड एंड इफ यू डजंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन मैथ्स, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलमोस्ट क्लोज आ रही है, जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी स्टार्टिंग, फरवरी मार्च एंड अप्रैल तक है, एंड देन मई में कुछ सेल्फ रिविजन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेस्ट सोर्स है, पीवाईक्यू को लेके चले 2013 से 2025 के पीवाईक्यू कराए। मेरा जब ये प्रिंसिपल पूरा प्रिंसिपल फाउंडेशन खत्म हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पीवाईक्यूज ऑनवर्ड्स। बेसिकली जो मेरा ये जो मैंने जो आपको पैसेज कराया वो पीवाईक्यू से ही थे, एक ही ईयर के सीसाइड के पीवाईक्यूज है ये, तो आप उससे समझ सकते हैं। आपको अपना टैली लेके चलना है क्या जो नंबर जो हमने 4 पैसेजेस किया, आपको कितने मार्क्स आए उस 4 पैसेजेस में, क्योंकि ये सेम ईयर के ही पीवाईक्यूज है, ठीक है। एंड लेट्स स्टे ट्यून फॉर आवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। इसमें हम पीवाईक्यूज के साथ ही अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, तो आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ से पीवाईक्यूज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम 2025 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करेंगे, राइट। Let's finish this PPT and then start for the our PYQ series. Thank you everyone for watching this session and stay tuned for next series. Thank you everyone.